नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का एमबी फोकस में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो पेशे से चिकित्सक हैं और साहित्यकार के साथ साथ व्यंग्यकार भी हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर रामरेखा सर से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सर, हमारे एमबी फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मैं डॉक्टर रामरेखा सिंह हूँ जी और यहाँ बेगूसराय में चीफ मेडिकल ऑफिसर के रैंक में हूँ जी। और प्रोफेशन में मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा बेगूसराय में जी सचिव भी रहा और अभी वर्तमान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जी बिहार का मैं संयुक्त सचिव हूँ। भाषा का मैं जो सरकारी डॉक्टरों का संगठन है जी उसका मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ जी और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी मेरी रुचि है। जी तो जिले में दिनकर जयंती समारोह समिति जो है जी जी। तो मैं उसका महासचिव हूँ। ये छोटा सा प्रोफाइल है। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप एक कवि भी हैं, लिखते भी हैं, तो ये आपका एक प्रोफेशन है चिकित्सा वाला और आप कवि हैं, तो ये ऐसा संयोग कैसे बना? ऐसा संजोग इसलिए बनता है कि कवि हो या लेखक हो, साहित्यकार हो, किसी भी विधा में जो लोग लिखते हैं तो वो समाज से जुड़ा उनका होता है जी, और समाज में जो उथल पुथल होती है, समाज के जो दर्द हैं, तनाव हैं, उसको महसूस कवि करता है जी। और एक डॉक्टर होने के नाते भिन्न भिन्न तरह के मरीजों को देखने के बाद मेरा इससे हर रोज़ साबका होता है, लोगों की गरीबी से, लोगों के दुख दर्द से, लोगों के आंसू से। ये तो मैं रोज़ देखता हूँ। इसलिए मेरे लिए एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की नब्ज पकड़ना बहुत आसान है। जी। तो सर, जैसा आपकी कुछ 2 पुस्तकें हैं, व्यंग्य वाली पुस्तकें हैं, मैं जो काफ़ी प्रचलित हुई थे, मैं उस बारे में जानना चाहूँगी। मैं लिखता था काफ़ी अरसे से जी। और ख़ास करके व्यंग्य विधा में मैं ज़्यादा लिखता था। बहुत सी पत्रिकाओं में मेरे लेख छपते थे। जी। तो मैं काफ़ी व्यस्त रहता था सामाजिक रूप से, इसलिए मैं उसको किताब रूप में नहीं ला सका था। दुर्भाग्य सौभाग्य कहिए इसको, कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो प्रोवर्ब है जी। तो 2019 के अक्टूबर में मुझे सीवियर ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके चलते मुझे राइट साइडेड पैरालिसिस हो गया जी। और उसके बाद में बेड रिडन हो गया। तो सोशल एक्टिविटी मेरी घटी, व्यस्तता मेरी घटी, तो इसको मैं पुस्तक के रूप में ला सका। तो 2022 ईस्वी में मेरी पहली व्यंग्य विधा की पुस्तक आई, एक लेखक की नरक यात्रा। एक लेखक की नरक यात्रा, क्या बात है। वो काफ़ी पुस्तक चर्चित हुई। उसमें रामधारी सिंह दिवाकर बिहार के अभी वर्तमान में सबसे बड़े साहित्यकारों में गिनती होती है, वो भी बेगूसराय आए थे मेरे कार्यक्रम में ये करने के लिए। उनकी भी अनुशंसा और व्याख्या मेरी पुस्तक में मेरे ऊपर काफ़ी अच्छी रही है। और दूसरी किताब मेरी इसी साल आई फरवरी में दूसरी किताब आई, उसका नाम है पुण्य की लूट। पुण्य की लूट वह भी व्यंग्य की किताब है। क्या बात है। और पुण्य की लूट का लोकार्पण हुआ विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में फरवरी में। विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में उसका लोकार्पण हुआ और उसके लोकार्पण में हिंदुस्तान के बड़े बड़े साहित्यकार थे, जैसे एक मदन कश्यप जी हैं, हिंदी के बहुत वरिष्ठ कवि में उनकी गिनती होती है। एक रविंद्र त्रिपाठी जी थे, बहुत बड़े व्यंग्यकार हिंदुस्तान के माने जाते हैं। तो वो लोग सब थे वहाँ और मेरी पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई या लोगों ने इतना उसको सराहा कि उसका दूसरा संस्करण अभी जस्ट जुलाई में निकला है। तो ये दोनों किताबें मेरी काफ़ी लोकप्रिय हुई और लोगों ने काफ़ी इसको सराहा। तो सर, आपकी जो ये पुस्तक है पुण्य की लूट, एक मतलब एक अटपटा कुछ इसका टाइटल है, इस बारे में मैं जानना चाहूँगी ये पुण्य की लूट है क्या? कविता के बारे में कुछ बताएं। पुण्य की लूट जो है तो देखते नहीं हैं लोग, पुण्य को लूटने कैसे कैसे भेड़िया धसान
सिमरिया में, चाहे गंगा तट पर, देवघर में, कैसे पुण्य, मतलब पुण्य की अवधारणा जो होनी चाहिए, पुण्य की अवधारणा जो होनी चाहिए, जैसे कि हमारे शास्त्र में क्या है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्य पापाय पर पीड़नम, है ना। पुण्य क्या है, परोपकार ही पुण्य है, नहीं, दूसरे का दिल दुखाना ही पाप है। लेकिन सच में क्या होता है, वास्तविकता क्या है, बस किसी तरह ट्रेन में, बस में लटक के चले जाओ, जबरदस्ती जल चढ़ा लो, हो गया, पुण्य लूट लिए, भोला बाबा को छू लिए, पुण्य लूट लिए। तो इसी पर व्यंग है वो, इसी पर व्यंग है कि हमारी अवधारणा कुछ है, होना कुछ चाहिए, और हम धर्म को किस रूप में देख रहे हैं, पुण्य को किस रूप में देख रहे हैं, जो कि वास्तविकता से बहुत परे है, और जो हमारे शास्त्रों ने बताया है उससे भी काफी परे है। सर, आपकी जो दूसरी पुस्तक व्यंग जो है, उसकी मैं कुछ पंक्तियां सुनना चाहूंगी। वो जो दूसरी पुस्तक पुण्य की लूट है, उसमें एक लगभग 31 व्यंग लेखों का संग्रह है। उसमें एक लेख है, एक चाय वाले के मन की बात। मन की बात तो बरसों से आप लोग सुन रहे हैं, तो एक चाय वाले के मन की बात पर व्यंग है। उसमें एक लाइन सुनाता हूँ, मगर मैं चाय ही बेचता हूँ, मगर मैं चाय ही बेचता हूँ, क्योंकि चाय बेचने वाला कालांतर में कुछ भी बेचने की कला में पारंगत हो जाता है। उसी लेख का एक लाइन है। तो व्यंग इसमें आप समझ सकते हैं कि कहाँ है। और उसी पुस्तक में एक लेख है, मेरी चुनावी यात्रा। मेरी चुनावी यात्रा में का लाइन बताता हूँ, कामी पुरुष को जैसे हमेशा सुंदरी का चेहरा ही दिखाई पड़ता है, उसी तरह मुझे हमेशा विधायक की कुर्सी ही नजर आती थी। अतः झूठ बोलने की आदत बनानी पड़ी। यही व्यंग है। और एक उसमें एक लेख है, मेरे साले की गाय। मेरे साले की गाय, हाँ, तो मेरे साले की गाय में का एक पैराग्राफ में सुनाता हूँ। पिताजी की दीक्षा बार बार याद आती रही। मैं ससुराल जा रहा था, पिताजी की दीक्षा बार बार याद आती रही, मगर ससुराल रवाना होने से पहले अपने भोजन आदि का प्रबंध खुद करते जाना। उनकी दीक्षा थी कि भोजन आदि का प्रबंध खुद करते जाना। उस पार के लोग कुटुंब के आने पर नौकर चाकर को खुद भगा देते हैं, ताकि मेहमान अधिक दिनों तक घर में डेरा नहीं डालें। ये संबंधों पर व्यंग है। तो इसी तरह के 31 व्यंग निबंध उसमें हैं, मेरी पुण्य की लूट में, जो इस साल मेरी पुस्तक आई है। बहुत ही खूबसूरत व्यंग कहा जाए। तो इसी में आपको इस पुस्तक पर किरोड़ी मल कॉलेज के सहायक प्राध्यापक हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर रामरेखा सिंह द्वारा रचित पुण्य की लूट व्यंग्यात्मक शैली में समकालीन समाज में व्याप्त खामियों को उजागर करता है। इनकी रचनाओं में प्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई की छाप स्पष्ट दिखती है। अपने व्यंग लेखन से डॉक्टर रामरेखा सिंह ने समाज एवं राष्ट्र का सजीव चित्रण किया है। ये सत्येंद्र बाबू ने लिखा था। और ये डॉक्टर रामधारी सिंह दिवाकर वरिष्ठ साहित्यकार हैं और पूर्व निदेशक हैं बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के। उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर रामरेखा के व्यंग लेखों में हास्य के विविध रूपों का अच्छा सन्निवेश हुआ है। हास्य और व्यंग की ऐसी संजुति या एकात्मकता केवल सिद्धहस्त व्यंगकारों में ही दिखती है। हरिशंकर परसाई और शरद जोशी को इसमें महारत हासिल थी। ये उनका कमेंट है। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ उन लोगों के प्रति जिन्होंने मुझे इस रूप में देखा। और मैंने एक इनका बताया था, मदन कश्यप जी भारत के बहुत बड़े हिंदी के कवि हैं, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने लिखा, डॉक्टर रामरेखा सिंह पेशे से चिकित्सक हैं और मनोमिजाज से साहित्यकार। बिल्कुल सही लिखा। वे एक छोटे शहर के अत्यंत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं
और इस नाते समाज के विभिन्न तबकों के लोगों से उनका सहज संपर्क बना रहता है जी। और वे सामान्य से लेकर विशिष्ट जनों तक की बोली बानी के साथ साथ हर तरह की गतिविधियों का भी सूक्ष्म अध्ययन करते रहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपनी रचना विधा के रूप में व्यंग का चयन किया है। अन्यथा वे जितने संवेदनशील हैं कभी भी हो सकते थे। व्यंग में गद्य का उच्चतम रूप सामने आता है या आना चाहिए, यह उनके लिए चुनौती भी है। लेकिन जैसा कि महान व्यंगकार हरिशंकर परसाई ने कहा है, एक अच्छा व्यंग वही होता है जिसमें करुणा अंतर्धारा के रूप में उपस्थित हो। इस दृष्टि से रामरेखा जी का लेखन सार्थक है, क्योंकि उनके व्यंग शब्दों के खेल मात्र नहीं है, बल्कि उनमें मनुष्य की करुणा और संघर्ष भी अंतर्निहित है। ये मदन कश्यप जी का कहना है। मेरे बारे में टिप्पणी मेरी किताब और आपकी जो व्यंग जो है, जो पंक्तियां हैं, वो यथार्थवादी है, जो अभी जो वास्तविकता दिख रही है। हाँ हाँ जी। यथार्थवादी नहीं रहेगी तो व्यंग मर जाएगा, फिर वो जीवित नहीं रह सकता, आगे चल नहीं सकता है। जी जी। मैं ये जानना चाहूँगी सर कि आप एक डॉक्टर पेशेवर होते हुए भी, चिकित्सक होते हुए भी, आपको लिखने में रुचि कैसे हुई? देखिए, रुचि की जहाँ तक बात है जी, तो ये रुचि पैदा नहीं की जा सकती है। रुचि इनहेरेंट होती है, जन्मजात होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है। आप अच्छे जानकार हो सकते हैं, अच्छे विद्वान हो सकते हैं, लेकिन अच्छे लेखक, अच्छे कवि, ये होना जो प्रकृति प्रदत्त है, तभी आप हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। आपको बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक जगह है कि बीज महत्वपूर्ण है, लेकिन बीज से ज़्यादा महत्वपूर्ण सॉइल है, क्योंकि बीज अच्छे ज़मीन पर गिर गया तो वह उसका अच्छा से अच्छा रूप देखने को मिलेगा। वही बीज बालू पर गिर गया तो नष्ट हो जाएगा, चट्टान पर गिर गया सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपके अंदर में क्या है, किसी घटना के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसी प्रतिक्रिया होती है, इस पर निर्भर करता है। इस पर लोग परखेंगे कि आपकी भावना क्या है, आपका भावनात्मक ये कैसा है। जी बिल्कुल। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बेगूसराय की चिकित्सा व्यवस्था आज से पहले कैसी थी, आज कैसी है और भविष्य में कैसी रहेगी? बेगूसराय की चिकित्सा व्यवस्था पर बोलने से पहले आपको पूरे बिहार का और भारत का भी थोड़ा दर्शन कराना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, है क्या कि स्वतंत्रता से पूर्व की बात कर रहा हूँ कि हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो उनकी पत्नी बीमार थी, वो इलाहाबाद में रहते थे। इलाहाबाद अपने आप में बड़ा शहर है, सारी सुविधाओं से युक्त है। तो उनकी पत्नी बीमार थी, वो श्यामा बच्चन, पहली पत्नी वही थी, बाद में तेजी बच्चन आई। तो वो बीमार थी और इस चीज़ को उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। मैं जो कह रहा हूँ हरिवंश राय बच्चन ने खुद लिखा है। 1934-35 ईस्वी में वो अपनी पत्नी को लेकर के पीएमसीएच दिखलाने के लिए आए थे। पटना में जो पीएमसीएच है उसमें प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज कहलाता था। तो आप समझ सकते हैं पीएमसीएच की महिमा क्या थी। वहाँ से इलाहाबाद से पटना है, यह उन्होंने खुद ही लिखा है। दूसरा एक वाक्य सुनाता हूँ कि इंदिरा जी उसमें प्रधानमंत्री नहीं हुई थी, लेकिन शायद सूचना प्रसारण मंत्री थी। ये खान अब्दुल गफ्फार खान हुआ करते थे, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था। आज़ाद ये स्वतंत्रता के पूर्व का जो समय था उसमें सीमांत गांधी बहुत इम्पोर्टेंट फिगर हुआ करते थे। देश बटा तो पाकिस्तान चले गए, तो वो दिखलाने के लिए पीएमसीएच आ रहे थे। इंदिरा जी को खबर हुई तो हवाई जहाज़ से वो उतरे, गांधीवादी थे, तो इंदिरा जी ने झटक करके लपक के उनका जो झोला पोता था अपने पास रख लिया। मैं ये सुनाना चाहता था कि हमारा पीएमसीएच या कोई अन्य अस्पताल लोगों के आस्था का कितना बड़ा केंद्र था।
लोगों का कितना बड़ा विश्वास था, इतने दूर दूर से लोग आते थे। जिला स्तर का अस्पताल भी अपने आप में, आज सरकार इतना सारा खर्च करती है, उसके बाद भी लोगों का विश्वास नहीं जीत सका, वो विश्वास खत्म हो गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद में बेगूसराय पर आता हूँ। तो सर ये जो आपने बोला विश्वास नहीं जीत पा रही है, इसका क्या कारण है? उसका कारण बहुत सब है, एक कारण नहीं है। उस कारण में जाएंगे तो फिर अलग चैनल खुल जाएगा, वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। उसके लिए सरकार भी दोषी है, समाज भी दोषी है, हम डॉक्टर भी कुछ हद तक दोषी हैं, इसमें दो मत नहीं है जी। तो वो तो अब बेगूसराय की जो बात कहते हैं, तो विकास तो काफ़ी हुआ। पहले मैं जिस समय बेगूसराय आया था, उस समय जैसे रेडियोलॉजी में सिर्फ एक्सरे हुआ करता था जी। अभी रेडियोलॉजी में एक्सरे के अलावे अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, इतना सारा चीज़ है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारियों का भी निदान हो जाता है। तो वहाँ से काफ़ी डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। उस समय आज से पहले एमबीबीएस लोग ही ज़्यादा थे और पीजी किए हुए एमडी या एमएस कम लोग हुआ करते थे। अब तो उससे ऊंची डिग्री वाले भी काफ़ी लोग बेगूसराय में आ गए। जैसे खोजिएगा डीएम कार्डियो 5-6 मिल जाएंगे। एमडी के बाद होता है डीएम, एमएस के बाद एमसीएच होता है, तो एमसीएच में नीरो के 3-4 आदमी यहाँ आ चुके हैं। कहने का मतलब कि इस तरह का तकनीकी विकास तो काफ़ी हुआ है जी। लेकिन मरीज के तरफ से सोचेंगे तो स्वास्थ्य में जो होना चाहिए था, हमको जो लगता है, तो मरीज को कल भी वैसा ही बेचारा परेशान था, आज भी वैसा ही परेशान है जी। तो उसमें बहुत लाभ नहीं हुआ है। भविष्य में तो इसी दिशा में गाड़ी बढ़ेगी। कहने का मेरा ये मतलब है कि हम यूरोपियन मॉडल को अपनाए हुए हैं और उसी दिशा में जा रहे हैं। तो भविष्य में तकनीकी विकास तो खूब होगा जी। मने कहने का मतलब कि मने बहुत सूक्ष्म बीमारियों का जिसके इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, उसका इलाज यहाँ भी हो सकेगा भविष्य में। जी। ऐसा होगा। लेकिन उसमें एक खामी क्या आ गई है, गड़बड़ी क्या आ गई है, अभी बीमारियों में सब कुछ लगभग मशीन आधारित हो गया है। सब कुछ का डायग्नोसिस मशीन पर निर्भर हो गया। अब दिमाग अपना ज़्यादा खर्च ही नहीं करना है, तो ये पेशेंट के हित में नहीं है। पेशेंट के जेब पर बहुत बड़ा भार पड़ता है जी। बहुत बड़ा भार पड़ता है। तो एक ये है। दूसरा एक समस्या देख रहे हैं कि बिचौलियों और दलालों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसे चेक करना डॉक्टरों के हाथ में नहीं है। और जो इस पर आश्रित हैं, निर्भर हैं, आप देखेंगे आज के टाइम में लगभग हर क्षेत्र में दलाली हो गई है। दुर्भाग्यवश मेडिकल में भी दलाली आ गई है और उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या करेंगे? हम तो रूम में बैठते हैं, नर्सिंग होम में रहते हैं, जो आता है उसका इलाज करते हैं, उसको क्या कह के लाता है जी, कहाँ ठग लेता है, क्या कर देता है, बिल्कुल क्या कहें इसमें जी। तो ये चीज़ बहुत बढ़ गया। आज से कुछ साल पहले तक कोई दलाल नहीं मिलता था। अगर पेशेंट के साथ कोई आया भी तो उसके सहयोग में आता था, पैसे के लोभ में नहीं आता था। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है और इसी दिशा में गाड़ी को आगे भी बढ़ना है, जो कि अमानवीय दिशा में बढ़ रहा है जी। तो सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से इस पर हम यही कमेंट कर सकते हैं। हमको तो यही लगता है, कुछ लोगों को मेरा सुनना अच्छा नहीं भी लगेगा, लेकिन आज की सच्चाई यही है जो मैं महसूस करता हूँ, जो देखता हूँ जी। सर, अभी महिलाओं की स्थिति के बारे में आप जान ही रहे हैं, कभी कोलकाता में मौमिता देवनाथ के बारे में जान रहे हैं और बहुत सारी नाबालिग बच्चियों के बारे में ऐसे आए दिन खबर आते जा रहे हैं। तो एक आम नागरिक और एक चिकित्सक के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरह से रोका जा सकता है? इसमें कैसे सहभागिता हो कि ये कुछ हद तक रुके? ये आम नागरिक के रूप में कहिए या एक चिकित्सक के रूप में कहिए, ये विशुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो या कहीं भी, बहुत कम जगह है जो ठीक ठाक हो। एक तो ये है
और दूसरा बड़ा संकट नैतिकता का है जी। हम जितना तकनीकी रूप से एडवांस हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नैतिक रूप से उतना ही हमारा ह्रास होते जा रहा है। तो नैतिकता का निर्माण कैसे हो, तो इस पर भी ध्यान सरकारों को देना चाहिए। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सबको अपनी अपनी गद्दी की है पड़ी हुई, कैसे बचाएं, कैसे हावी हो जाएं। और ये बहुत बड़ा कारण है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसी घटना होती भी है तो आप देखेंगे कि हर घटना पर दो फांक हो जाता है, दो दल बन जाता है, एक पक्ष में एक विपक्ष में, राजनीति होने लगती है। जी। लोग जबरदस्ती सरकार को लपेटने लगते हैं, कोई विपक्ष को लपेटने लगता है। तो मोमेंटम जो है वो उस पर नहीं रह जाता है कि बलात्कार कैसे रुके, क्यों हो गया, आगे क्यों नहीं हो, कैसे नहीं हो, उस पर नहीं रह करके फोकस दूसरे दिशा में चला जाता है। ये दुर्भाग्य है समाज का और हम लोग उस दुर्भाग्य से ग्रसित हैं। जी बिल्कुल। सर, मैं आपकी पसंदीदा कोई कविता सुनना चाहूँगी। पसंदीदा कविता काफ़ी पुरानी है। स्वतंत्रता से पहले कविता लिखी गई थी, अंग्रेज़ों के द्वारा इसको सीज कर लिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, आप लोगों ने सुना होगा। चाह नहीं मैं सुरबाला, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। क्या बात है। तो ऐसी भावना वाले कवि थे और ऐसी भावना वाले नौजवान सब थे, तब जाकर देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, काफ़ी उसमें कुर्बानी और काफ़ी उसमें लोग बलिदान हुए। अब आजकल के पीढ़ी के लोग इसे नहीं समझ पाते हैं जी, खास करके राजनीतिज्ञ लोग तो बिल्कुल नहीं जी। तो एक आम नागरिक या चिकित्सक होने के नाते आप हमारे शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक कविता है, उसी को पढ़ के मैं संदेश देना चाहता हूँ कि लड़ो लड़ो, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो लिखो, लिख नहीं सकते हो तो मनोबल बढ़ाओ उनका जो लड़ रहे हैं, और मनोबल नहीं बढ़ा सकते हो तो कम से कम मनोबल तोड़ो नहीं, क्योंकि वे तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर पंक्ति। सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया लोगों से जुड़ने का, मिलने का, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी टीम को और इस स्टूडियो को। थैंक यू सर। मैं आप दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे फेसबुक पेज MB फोकस को फॉलो करें और हमारा यूट्यूब चैनल MB फोकस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद।